तो एक बार फिर आपका स्वागत है एग्रीस्पिन अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो जो आज का जो मेरा सेशन रहने वाला है, आप थंबनेल देख रहे हो कि महासंग्राम सीरीज। जो एग्रीकल्चर में आज तक जितनी भी PYQ हुए हैं उनकी हम एक सीरीज़ लेके आ रहे हैं। तो ये आपके पास सीरीज़ है जिसके अंदर अपन UPSGTA का 2018 वाली वैकेंसी का जो पेपर हुआ था 2019 के अंदर, उसका पूरा संपूर्ण निचोड़ है इसके अंदर। तो एक एक क्वेश्चन को अपन पूरे कॉन्सेप्ट के साथ पूरे डिटेल उसका एनालिसिस करेंगे पूरा। तो ठीक है, टाइम को और ना गवाते हुए अपन चलते हैं आगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। फर्स्ट क्वेश्चन है द हाई यील्ड वेराइटी सीड सोनालिका एंड कल्याण सोना बिलोंग टू विच क्रॉप। जो सोनालिका और कल्याण सोना है वो कौन सी क्रॉप की जो फसल आपकी किस में है, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपके बार्ले जो, या सेकंड है राइस धान, थर्ड है वीट गेहूँ, फोर्थ है मक्का या मेज, ठीक है ना। तो जो सोनालिका और कल्याण सोना जो आपकी वैरायटी है गेहूँ की वैरायटी है। तो गेहूँ के संबंध में कुछ आपको बात बता देता हूँ। गेहूँ का साइंटिफिक नेम आपके टेट्रियम एस्टिवम है। 2N नंबर आपके 42 होते हैं इसके। हेक्साप्लोइड है ये, और इसका ओरिजिन है दक्षिणी पश्चिमी एशिया है ये। इसको अपन जो अपनी सीरियस क्रॉप्स होती है उसका इसको किंग भी कहते हैं, ठीक है ना। और कमेंट सेक्शन में बताना मेरे को कि इसका जो सीरियस क्रॉप्स होती है उसकी क्वीन किसको कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये एक वर्ड स्टेबल फूड भी इसको कहा जाता है, ठीक है ना। वर्ड का सबसे स्टेबल फूड यही है वर्ड के अकॉर्डिंग देखें तो अपना, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में ये भी बताना इंडिया का स्टेबल फूड कौन सा है। और पुष्पक्रम जो है इसका स्पाइक होता है, जो कि आपकी इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं उसको। और आपको पता ही ये पोएसिया ग्रेमिनी फैमिली का क्रॉप है। जो इसका जो आप मैंने कल बताया था, इसका जो फ्रूट टाइप होता है, जो फल प्रकार होता है इसका कैरियोप्सिस होता है। और जो गेहूं का जो एक दाना होता है ना उसको करनाल बोलते हैं अपन, ठीक है ना। गेहूं के अंदर इरिगेशन की जो स्टेज होती है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर 6 स्टेज होती है, 6 स्टेज, ठीक है ना। फर्स्ट स्टेज होती है आपके CRI क्राउन रूट इनिशिएशन, जो कि 21 डेज़ में आप जो सोविंग करोगे उसके 21 डे के बाद आपको ये फर्स्ट स्टेज है। यहाँ पर आपको इरिगेशन देनी पड़ती है। और सबसे इम्पोर्टेंट यही है, अगर इसमें नहीं दोगे तो आपका प्लांट है जो बिल्कुल सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेज जो है आपकी जो यूँ बोलते क्रिटिकल स्टेज जो है यही CRI स्टेज होती है। बहुत बार पूछा हुआ है कि गेहूँ की क्रिटिकल स्टेज कौन सी है इरिगेशन की, तो CRI है ग्राउंड रूट इनिशिएशन। सेकेंड स्टेज जो है टिलरिंग, जो कि 40 से 45 दिन बाद में आती है बुआई के। थर्ड है लेट जॉइंटिंग, जो कि 60 से 65 दिन बाद में आती है। फोर्थ है फ्लावरिंग स्टेज, जो कि 80 से 85 दिन के बाद में आती है। फिफ्थ है मिल्किंग स्टेज, जो कि 100 से 105 दिन बाद में आती है। सिक्स्थ है डफ स्टेज, जो कि 115 से 120 दिन बाद में आती है, जो कि आपके दाना पकते समय उसको बोलते हैं डफ स्टेज, ठीक है ना। और यही है। और अगर आप जो आपकी सोनालिका जो वेराइटी, इसके अंदर क्या मतलब 3 जीन वाली वेराइटी होती है। 1 जीनी, 2 जीनी, 3 जीनी, मतलब 3 जीन वाली वेराइटी होती है, ठीक है ना। तो 1 जीन वाली जो वेराइटी है ना वो सोनालिका वेराइटी, और कल्याण सोना जो है आपकी डबल जीन वेराइटी है, ठीक है ना। और 1 जीन वाली वेराइटी को जो अपन कितनी डेप्थ में इसकी सोइंग करते हैं बहुत बार पूछा हुआ है, तो 5 to 6 सेंटीमीटर की डेप्थ में इसको सोइंग करते हैं अपन। और डबल जीनी वाली को, जो डबल जीन्स वाली है, उनको 4 to 5 सेंटीमीटर की डेप्थ पर अपन उनको करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ क्रॉप्स कवर्ड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज़ मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP। जो MSP जो है वो उसके अंदर मतलब कितनी फसलें को शामिल किया गया। तो मैंने कल ही बताया था, जो MPA REO की मैं क्लास ले रहा था तभी मैंने बताया था MSP जो है अपने भारत के अंदर है वो 23 क्रॉप्स के लिए आती है, लेकिन उनमें से 22 तो क्रॉप है, एक जो है आपके शुगर केन उसको FRP मिलती है, ठीक है ना। तो मैंने ये कल उसी दिन बताया था कि आपके ऑप्शन में आएगा 23 या 22। तो क्रॉप्स के लिए अगर पूछा जाए 22 लिखना है, अगर उसमें FRP भी ऐड है, जो फेयर आप रेगुलर प्राइस होती है वो भी ऐड है, तो आप 23 हो जाएगी, ठीक है। और MSP के संबंध में मैंने कल उस दिन भी बताया था कि आपको जो इसको डिवाइड किया है आपके सीरियल्स के लिए, जो है ये जो 22 क्रॉप्स है उसमें 7 तो सीरियल्स है आपके, और 7 ही आपके ऑयल सीड क्रॉप्स है जो कि तिलहनी है। और 5 जो है 5 क्रॉप्स हैं वो दलहनी क्रॉप्स हैं जिनको पल्सेस क्रॉप्स कहा जाता है। और 4 क्रॉप्स है जो आपके कमर्शियल क्रॉप्स है जो कि व्यवसायिक क्रॉप्स है ना। और इसके अंदर मैंने उस दिन बताया था रबी और खरीफ। रबी की जो क्रॉप है वो 6 हैं, और खरीफ की है वो 14 क्रॉप है, ठीक है ना। तो ये पूछा जा सकता है। और हाँ, MSP की जो रिकमेंडेशन जो है MSP की रिकमेंड है तो वो कौन कौन करता है, CACP, जो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेज, जो कि 1965 में आया था, वो करता है, ठीक है ना।
और जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूसा हाइब्रिड 4 इज़ हाइब्रिड वेराइटी ऑफ किस, मतलब जो पूसा हाइब्रिड 4 है किसकी वेराइटी है, तो ये टोमेटो की वेराइटी है। टोमेटो केस में एक और बात करना चाहूँगा मैं कि जो टोमेटो की जो फर्स्ट ट्रांसजेनिक वेराइटी है ना, वो फ्लेवर सेवर थी, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है। और टोमेटो केस में और करना चाहूँगा मैं, टोमेटो का साइंटिफिक नेम आपके लाइकोपर्सिकम एसोलेंटम है, ठीक है। और आपको इसको ही टोमेटो को ही वॉलपेपर भी कहते हैं, इसको आपका गरीब का संतरा, पोरमेंस ऑरेंज भी कहते हैं, ठीक है। इसको विलायती बैंगन भी कहते हैं, इसी को प्रोटेक्टिव फूड भी कहा जाता है। और इसके ही केस में एक और मैं वैरायटी ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे, अर्का रक्षक, अर्का विशेष और एक अर्का भेद, एक अर्का अपेक्षा। ये 4 वैरायटी है जो मल्टी डिजीज़ रेजिस्टेंट वैरायटी है। इनसे बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। और पूसा हाइब्रिड 4 है जो कि कहाँ से डेवलप हुई है, आपके IRI से। जिसके भी आगे पूसा लगा हुआ वो IRI से होती है, जिसके आगे अर्का लगा हुआ होता है वो IIHR से होती है, जो कि हसरगट्टा बेंगलोर में आपके, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वाज द इन फर्स्ट इंडियन स्टेट टू सेटअप ए स्पेशल एग्रीकल्चरल जोन। जो आपके जो स्पेशल एग्रीकल्चर जोन है, भारत का कौन सा राज्य था जो फर्स्ट पहली बार उसने इस्टेब्लिश किया था उसको, है ना। तो वो उत्तराखंड था आपके, जो कि उत्तराखंड में जैविक खेती और जो वो वहाँ पे हिली एरियाज़ है, वहाँ पे जो हाई वैल्यू क्रॉप्स ग्रो करने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए ये वहाँ पे इस्टेब्लिश किया था ये स्पेशल एग्रीकल्चर जोन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द इंटर एजेंसी सेटअप बाई G20 नेशन टू इनहेंस फूड मार्केट ट्रांसपेरेंसी इज कॉल्ड। जो आपकी फूड मार्केट है, उनकी जो आपकी ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने के लिए जो आपकी पारदर्शिता है उसको बढ़ाने के लिए आपके G20 जो देश हैं उसके द्वारा जो आपकी जो इंटर एजेंसी, ठीक है ना, जो कि मतलब 2 देशों के बीच में जो मतलब एजेंसी बनती है, उनको व्यवस्था को क्या कहा जाता है, तो उसमें है एग्रीकल्चरल आपके मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये क्या होता है, एक जो पूरे अपने जो वर्ड है उसके अंदर जो फूड मार्केट के बारे में ये इंफॉर्मेशन देता है, जो आपके खाद्य बाज़ार में क्या क्या चल रहा है अभी, तो उनके बारे में ये इंफॉर्मेशन देता है। और ये जो आपकी जो प्राइस है उसकी जो मतलब उसको मतलब अस्थिरता जो कि आपको उसमें डिफरेंसेस आते हैं उसको कम करने के लिए इसमें पारदर्शिता बनाए रखने का भी काम करता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ टोटल रूट पैरासाइट। देखो इसके अंदर 4 तरह के आते हैं एग्जाम्पल। टोटल रूट पैरासाइट होता है, एक तो टोटल स्टेम पैरासाइट होता है, एक सेमी रूट पैरासाइट होता है, सेमी स्टेम पैरासाइट होता है। तो आपने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है टोटल रूट पैरासाइट। टोटल रूट पैरासाइट जो है ये ओरोबंकी है। ओरोबंकी का जो होस्ट प्लांट होता है वो होता है तंबाकू या टमाटर या सरसों भी होती है, हाँ मेनली तंबाकू होता है, हाँ। इसको ओरोबंकी को आप ब्रूम रेप भी कहते हैं, ब्रूम रेप, आज्ञा भी कहते हैं, आज्ञा, है ना। और इससे अब अपन चलते हैं एक टोटल रूट तो देख लिया पैरासाइट, टोटल स्टेम पैरासाइट कौन सा होता है, तो टोटल स्टेम पैरासाइट होता है कसकूटा, ठीक है। कसकूटा या अमरबेल या डोडर, 3 कहते हैं उसको, 3 नाम से जाना जाता है उसको। इसके अंदर जो आपका होस्ट इसका जो होता है वो होता है रिजका या बाजरा, ठीक है। रिजका या बाजरा, बरसिम, रिजका या बरसिम कहते हैं इसके अंदर, बाजरा नहीं है। बाजरा तो आपके ये अपना सेमी रूट पैरासाइट होता है, ठीक है ना। तो बात कर लेते हैं सेमी रूट पैरासाइट की भी। सेमी रूट पैरासाइट के अंदर आपके स्ट्राइगा आता है, उसको रुकड़ी कहते हैं, रुकड़ी या विचवीड भी कहते हैं उसको। उसके अंदर जो आपके होस्ट होंगे बाजरा या ज्वार, जो कि पल्मिलेटर सोरगम होता है, ठीक है ना। और एक और बच गया आपके सेमी स्टेम पैरासाइट, उसके अंदर आता है लोरेंथस से, जिसके अंदर अपन हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स होती है वो उसकी होस्ट प्लांट होती है। चाय वाय बागानी क्रॉप्स भी होती हैं, ठीक है ना, चाय भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ये आपके क्लियर हो गया होगा। आपको सिंथेटिक ऑक्सीजन पहचानना है, इनमें से कौन है, तो केम ये नहीं होता, केम होता है क्रिस्टलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म में जो प्लांट होते हैं जो कि आपके डेजर्ट एरियाज में मिलेंगे ये, ठीक है ना। IBA ये भी एक सिंथेटिक ऑक्सीजन है, इंडोल ब्यूटेरिक एसिटिक एसिड। और IA इंडोल एसिटिक एसिड ये एक आपका नेचुरल ऑक्सीजन है। और NAA नेप्थेलिक एसिटिक एसिड ये भी एक सिंथेटिक ऑक्सीजन है। लेकिन आपकी जो यूपी का जो कर्मचारी चयन बोर्ड है, जो उसने मतलब इसका जो आंसर है NAA माना है, नेप्थेलिक एसिटिक एसिड। लेकिन इसमें इंडोल ब्यूटेरिक एसिड भी ही कंट्री ऑक्सीजन है आपके, पर उन्होंने कैसे माना है ये पता नहीं है, लेकिन उसका ऑप्शन ये दोनों राइट है, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखना, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड भी एक सिंथेटिक ऑक्सीजन है, ठीक है। और
जो आपका मेरे को इसका ट्रेड नाम इनका बताना, जो कमेंट सेक्शन के अंदर NAA है उसका जो ट्रेड नाम क्या होता है, ठीक है। तो ये कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना। आइडेंटिफाई द डिजीज़ कोज्ड बाय माइकोप्लाज्मा, जो MLO जो होता है उसके द्वारा जो कौन सा रोग होता है उसकी पहचान कीजिए आप। तो जो ब्रिंजल के अंदर आपका लिटिल लीफ होता है, फर्स्ट ऑप्शन ये है, सेकंड ऑप्शन है बनाना बंची टॉप, थर्ड ऑप्शन है येलो वेन मोजेक और फोर्थ ऑप्शन है स्टेरिलिटी मोजेक रोग। तो जो आपका लिटिल लीफ जो डिजीज़ होती है ब्रिंजल के अंदर वो MLO के द्वारा माइकोप्लाज्मा के द्वारा होती है। और जो डिजीज़ होती है ना माइकोप्लाज्मा के द्वारा, ये किसके द्वारा, इसका जो एक वेक्टर होता है वो इसको स्प्रेड करता है, वो वेक्टर का नाम है आपके लीप ओपर या एक जेसिड भी आता है, लीप ओपर दोनों मिल सकते हैं आपको, ठीक है ना। जो इसकी हिस्टीमोनोसाइटिस होता है वो आपका जो ये लीप ओपर होता है उसका नाम है। और एक सेस्टियस स्पीसीज भी होती है जेसिड की, है ना, वो अब देख लेना आप। इसकी रेसिस्टेंट वेराइटी जो है आपकी, एक तो है मंजरी गोट्टा, एक अर्कासेल लिटिल लीफ की, ठीक है। ये भी याद रखना आपको। बैंगन के केस में मैं कुछ और बात ऐड करना चाहूँगा। बैंगन का जो साइंटिफिक नेम है सोलेनम मेलोंजिना है, 24 आपके क्रोमोसोम नंबर है, सोलेनेसी फैमिली का है, इंडिया इसका ओरिजिन है। और इसको अपन एक प्लांट भी कहते हैं, एवरजीन भी कहते हैं। एवरजीन जो एक फ्रेंच वर्ड है आपका, और ये एक नेशनल वेजिटेबल है, अपनी राष्ट्रीय सब्जी। और ये जो पोर मैन की जो अपना वेजिटेबल होती है इसको कहा जाता है गरीब की सब्जी भी कहा जाता है। MPREO के अंदर मैंने आपको बताया था पोर मैन्स फूड किसको कहा जाता है। तो ये भी आज कमेंट सेक्शन में बताना, आपने वो क्लास ली होगी तो ज़रूर आप बताओगे इसका आंसर, ठीक है ना। येलो वेन मोज़ेक आपस में नहीं होता है। येलो वेन मोज़ेक जो होता है आपकी भिंडी के अंदर, ओकरा के अंदर होता है, ठीक है ना। वो वाइट फ्लाई के द्वारा स्प्रेड होता है इस वक्त, ठीक है, वो भी याद रख लेना। वाइट फ्लाई जो बेमिसिया टेविसाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्री एमरजेंस हर्बिसाइड इज़ रिकमेंडेड फॉर मेज। प्री एमरजेंस का मतलब होता है आपने बुआई तो कर दी लेकिन अंकुरण से पहले, अगर उसका अंकुरण नहीं हुआ है, बुआई कर दी है, उससे पहले मतलब जो कौन सा हर्बिसाइड आप यूज़ करते हो, तो उसके केस में है एट्राजीन। जो 2,4-D होता है उसका अपन यूज़ करते हैं पोस्ट एमरजेंस होता है उसके अंदर, ठीक है ना। उसके अंदर मतलब अंकुरण के बाद बुआई भी होगी, आप अंकुरण भी हो गया क्रॉप का, फिर आपके अगर फील्ड के अंदर आपके वीड्स ग्रो हो रहे हैं तो फिर उनको अपन किल करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, 2,4-D, ठीक है। इसने मक्का के केस में पूछा है, एट्राजीन इसका सबसे मोस्ट एप्रोप्रिएट राइट है। और पैराक्वाट और ग्लाइफोसेट ऐसे दो हर्बिसाइड है। इसके अंदर एक और ऐड कर लीजिए डोइकॉट। ये तीनों एक ऐसे हर्बिसाइड है जिनका यूज़ अपन क्रॉप जो फील्ड होता है अपना वहाँ नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये तीनों होते हैं नॉन सेलेक्टिव, जो कि मतलब जो आपका खरपतवार है उसके साथ साथ में आप जो आपकी क्रॉप है उसको भी नष्ट कर देते हैं। ये नॉन सेलेक्टिव होते हैं, किसी प्लांट को मतलब सेलेक्ट नहीं करते हैं, सब जो भी इनको मिलेगा उसको सबको नष्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो ये तीनों को अपन यूज़ नहीं करते। इन तीनों को जनरली अपन जहाँ पे अपनी जो बंजर भूमियाँ होती है, जहाँ पे अपने को मतलब कोई औद्योगिक क्षेत्र है, वहाँ पे अपने को मतलब वहाँ पे फुल वीड हो रहे हैं, तो उनको अपन अगर अपन को रिमूव करना है, उनको कंट्रोल करना है, तो अपन इन तीनों का यूज़ करते हैं, पैराक्वाट, ग्लाइफोसेट और डाइक्वाट। ये तीनों आप लिख लेना, ठीक है ना। और अगर क्वेश्चन आ जाए प्री इमरजेंस था क्या, लेकिन सर ये क्वेश्चन आ जाए कि अगर मेज के अंदर अपने अंकुरण हो गया उसके बाद में अपने खरपतवार उग रहे, तो उसके लिए कौन सा यूज़ करेंगे, तो उसके लिए आपको टेम्बोट्रीन एक हर्बिसाइड आता है, वो यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। CICR जो कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च जो है वो कहाँ पे है, तो वो आपके नागपुर जो कि महाराष्ट्र है वहाँ पे स्थित है। इसी के साथ मैं एक और ऐड करना चाहूँगा इंस्टीट्यूट सिरकोट, CIRCOT। सिरकोट जो है आपके सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कॉटन जो टेक्नोलॉजी है वो कहाँ पे, तो आपका वो भी मुंबई के अंदर ही है। इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1924 में हुआ था, और CICR का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 1976 में हुआ था, ठीक है ना। इसी के साथ में एक और चीज़ और ऐड करना चाहूँगा मैं, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी अभी वैकेंसी आई हुई है 148 पोस्ट पर। तो उसकी जो स्थापना जो हुई थी वो 1970 जो 1970 में हुई थी, वो कहाँ हुई थी, वो भी नवी मुंबई में ही है, जो नवी मुंबई है वहाँ पे है। इसके साथ एक और क्वेश्चन मैं ऐड करना चाहूँगा, जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो कि 1971 में आया था, और जूट होता है वेस्ट बंगाल की साइड में, तो वेस्ट बंगाल में ही इसका
हेडक्वार्टर है, ठीक है ना। कपास के केस में एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, कपास एक आपके नकदी की फसल है, कैश क्रॉप के रूप में भी जाना जाता है इसको, और इसी को ही अपन किंग ऑफ फाइबर भी कहते हैं। और यही अपना क्या बोलते हैं, वाइट गोल्ड यानी सफ़ेद सोना भी इसको कहा जाता है। कपास जो कि अपन मालवेसी फैमिली का है एक, इसकी एक कपास की जो एक गांठ होती है जिसका वज़न जो होता है वो कितना होता है, तो ये बहुत बार पूछा हुआ, तो 170 kg, ठीक है ना। और कपास के केस में एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, जो कपास जो है वो 2 टाइप्स का होता है आपके वो किया जा रहा है, एक तो अमेरिकन, एक देसी कपास। जो अमेरिकन कपास जो होता है उसका जो साइंटिफिक नेम होता है गोसिपियम हिरसुटम और गोसिपियम बारबेडेंस। और देसी जो होता है उसका गोसिपियम हर्बेशियम होता है एक, तो एक गोसिपियम आर्बोरियम होता है, ठीक है ना। जो कि देसी कपास जो होता है उसके जो 2n नंबर होते हैं 26 होते हैं, ये मतलब डाइप्लोइड होता है। और जो अमेरिकन कपास जो होता है वो टेट्राप्लोइड होता है, 52 उसके क्रोमोसोम नंबर होते हैं, ठीक है। और कपास के केस में एक और क्वेश्चन ऐड करना चाहूँगा, इसकी एक वेराइटी है H4 जो कि फर्स्ट वेराइटी थी, जो कि आपके अमेरिकन जो कॉटन है उसकी उसको डेवलप किया था C.T. पटेल ने। C.T. पटेल व्यक्ति मतलब नामक एक साइंटिस्ट था कपास का जिसने इसको डेवलप किया था। कपास के केस में एक और चीज़ ये ऐड करना चाहूँगा मैं, इसमें अपने बीटी कॉटन जो है अपने इंडिया की जो फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप थी वो बीटी कॉटन ही थी, आपको बता दूं, जो कि 2000 आपके 3 या 2 के आसपास आई थी। उसी के अंदर अभी बोल गार्ड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आ चुका है, ठीक है ना। और हो सकता है बोल गार्ड 4 भी आ जाए, ठीक है। उसके अंदर मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ मतलब आपके जीन इनकॉर्पोरेट करके और जो बोलवर्म है उसको कंट्रोल किया जा रहा है। जैसे कि आपको एक बता दो, बोल गार्ड 1 के अंदर इन्होंने क्राई फर्स्ट एसी जीन को इन्होंने इनकॉर्पोरेट किया था, और फिर उसको अपन एज अपन क्रॉप ग्रो कर रहे हैं। और जो आपका जो बोलवर्म है उसको आप कंट्रोल कर रहे थे, ठीक है ना। उसके बाद में बोल गार्ड सेकंड आया, फिर बोल गार्ड थर्ड आया। बोल गार्ड थर्ड के अंदर 3 जीन इनकॉर्पोरेट किए थे, क्राई फर्स्ट एसी, क्राई फर्स्ट एबी और एक वीआईपी थर्ड है। ये बहुत क्वेश्चन पूछा हुआ है अभी हाल ही में, ठीक है ना, तो याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फ्रूट क्रैकिंग इज़ ड्यू टू डिफिशियंसी। जितनी भी फ्रूट क्रैकिंग होते हैं आपको बता दो बोरोन की डिफिशियंसी से होते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई ऑफ स्टेम नोडुलिंग। जो आपके जो स्टेम नोड्यूल्स बनते हैं दलहनी फसलों में वो कौन सी क्रॉप के अंदर बनते हैं। देखिए मैं बता दूँ, जो दलहनी जितनी भी क्रॉप होते हैं उसमें नोड्यूल्स तो बनते हैं, ठीक है ना। तो जो आपका तने पे किसके बनते हैं, ये बोल रहा है तने की जनरली तो जड़ पे बनते हैं, रूट पे बनते हैं, लेकिन ये पूछ क्या रहा है स्टेम पर बनने वाले। तो मैं बता देता हूँ डेचा जो है एक ऐसी क्रॉप है जिसके अंदर स्टेम पे भी मतलब आपको नोडुल दिखने को मिलेगा। डेचा की डेचा के अंदर 2 स्पीसीज है, सेसमिना रोस्टाटा और सेसमिना एक्युलाटा। जो सेसमिना रोस्टाटा होता है उसके अंदर जो नोडुल फॉर्मेशन होता है वो आपके मतलब उसके स्टेम और रूट के अंदर दोनों के अंदर फॉर्मेशन होता है। और जो एक्युलाटा होता है उसमें ओनली रूट्स पे होता है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा अलग दिया है, पता नहीं कैसे दिया है, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ। स्टेम सेसमिना एक्युलाटा जो होता है उसमें ओनली फॉर रूट्स पे ही आपको नोडुल फॉर्मेशन का फॉर्मेशन दिखेगा। और जो सेसमिना रोस्टाटा है उसके अंदर आपको स्टेम और रूट दोनों के अंदर दिखेगा। तो यहाँ पर मोस्ट एक्यूरेट आंसर होना चाहिए सेसमिना रोस्टाटा, लेकिन इनको ऑप्शन नहीं दिया है, तो अपने जनरली सेसमिना स्पीसीज़ को मानकर इन्होंने कंसिडर किया होगा, ठीक है। वो इन पे देखता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कैंकर डिजीज इज सिट्रस फ्रूट इज कॉज बाय। जो कैंकर डिजीज होती है जो नींबू के अंदर होती है, आपके जो कागजी लाइम इसका इंडिकेटर प्लांट होता है ना उसके अंदर होती है, तो वो किसके कारण होती है, तो वो बैक्टीरिया के कारण होते हैं। उसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है जीवाणु, एक बैक्टीरिया होता है, वो होता है आपके जेंथोमोनास एक्सोनोपोडी सिट्राई। और ये जो आपके जो फैलता है वो एक वेक्टर की थ्रू फैलता है जिसका नाम है लीप माइनर, ठीक है ना। जो सिट्रस है आपका नींबू है उसका साइंटिफिक नेम भी बता देता हूँ, सिट्रस सोलेंटिफोलिया होता है, 2n नंबर 18 होता है, उसका इंडिया अपना ओरिजिन है। और जो उसका जो एडिबल पार्ट होता है वो बहुत बार पूछा हुआ है, जूसी प्लेसेंटल हेयर्स, जो इसका एडिबल पार्ट होता है नींबू का, ठीक है ना। जो भी सिट्रस फैमिली है उनका सबका यही होता है। ग्रो मोर फूड कंपेनियन जो है वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर, ठीक है ना। तो ये
ग्रो मोर फूड अभियान किस वर्ष प्रारंभ होता है? तो 1954, 1948, 1946, 1952। ये एक एक्सटेंशन का क्वेश्चन है आपके, जो कि आपके कृषि विस्तार जो आप पढ़ते हो उसका क्वेश्चन है। तो ग्रो मोर फूड कंपेनियन जो आया था वो 1947 के अंदर आया था, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग 1948 है, तो आप 1948 करोगे, ठीक है। इसके अंदर एक रिव्यू कमेटी बैठी थी, उसके जो रिव्यू कमेटी के जो हेड थे वो ठाकुर दास थे। और इसी ग्रो मोर फूड कंपेनियन का एक और आपको क्वेश्चन ऐड करना चाहूँगा, इसकी एक इंक्वायरी कमेटी और बैठी थी, वो 1952 में बैठी थी। वो उसके जो हेड थे वो वीटी कृष्णमचारी थे, ठीक है ना। ये आप ऐड कर लेना इसको, ग्रो मोर फूड कंपेनियन को। आप जब प्री और पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा जो आप पढ़ते हो एक्सटेंशन के अंदर कौन कौन सी मतलब स्कीम्स आई, कौन कौन से आपके प्रोजेक्ट आए, या आपकी जो आपके कंपेनियंस हो गए, मतलब मनी टाइप्स ऑफ, जैसे कि इटावा प्रोजेक्ट कब आया, ठीक है ना। ये जो प्रोजेक्ट है तो आप एक्सटेंशन के अंदर आप पढ़ते हो, तो उसी के अंदर आप एक ग्रो मोर फूड कंपेनियन भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ प्रिजर्विंग ऑर्गेनेज सेल्स एंड टिश्यू एट -190 डिग्री सेल्सियस इन लिक्विड नाइट्रोजन इज कॉल्ड। जो द्रव्य नाइट्रोजन होता है आपका 196 डिग्री सेल्सियस में कोशिकाओं को संरक्षण की प्रक्रिया कहलाती है। तो ये आपको पता है, जो आपको लिक्विड नाइट्रोजन का अपन यूज़ करते हैं 190 डिग्री सेल्सियस में प्रिजर्व करने के लिए किसी भी चीज़ को, ठीक है ना। आपके जो फूड्स हो गए हैं उनको, मतलब तो उनको प्रिजर्व करने के लिए करते हैं, तो उसको क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। आप पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में इसको पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इन पोटैटो ब्लैक हर्ट इज कॉज बाय। जो आलू होता है उसके अंदर जो ब्लैक हर्ट होता है वो किसके कारण होता है? तो ये क्या होता है कि आलू के जब अपन स्टोरेज करते हैं ना, तो वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन की एक डिफिशियंसी हो जाती है। तो ऑक्सीजन की डिफिशियंसी के कारण जो आलू के अंदर जो होता है ब्लैक हर्ट डिजीज़ हो जाती है। डिसऑर्डर है ये, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वीड फेलरिस माइनर इज बिलोंग टू द फैमिली। जो फेलरिस माइनस है किस कुल से संबंधित है? देखो फेलरिस माइनस पहले तो लगता है किसमें, ये देखना पड़ेगा। फेलरिस माइनस जो है आपके माइनर है, वो आपके गेहूं के अंदर लगता है। इसको आप एक गेहूं सा भी कहते हैं, ये गेहूं का मामा भी है, ठीक है। तो फेलरिस माइनर जो होता है एक मिमिक्री वीड है। मिमिक्री वर्ड का मतलब होता है कि जो आपका जो क्रॉप प्लांट है और जो वीड है बिल्कुल मतलब मॉर्फोलॉजी के अंदर, मतलब बाहरी जो आपकी जो उसकी संरचना है या पौधे की जो संरचना है वो मॉर्फोलॉजी है, वो बिल्कुल समान होते हैं, ठीक है ना। आप पहचान नहीं पाओगे कि कौन सा गेहूँ है और कौन सा फेलरिस माइनर है, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था गेहूँ कौन सी फैमिली का, ग्रेमिनिया पोएसी। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ही है आपके ग्रेमिनिया पोएसी। जो रेस्ट ऑप्शन है वहाँ जाने की जरूरत बचती नहीं है, ठीक है ना। द डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट कम इनटू फोर्स इन विच ईयर, इन द विच ईयर, ठीक है ना। ये डिपा एक्ट आया था, कब आया था? डिपा जो एक्ट है आप एंटोमोलॉजी में पढ़ते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1914 के अंदर आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो IRRI जो है कहाँ पे है? तो ये है मनीला फिलीपींस। आपको मनीला तो सब बताते हैं, लेकिन मैं आपको इसकी एक और जगह बताऊँगा जो किसी ने नहीं बताया, कि लॉस बेनोस। मनीला फिलीपींस तो ही है, ठीक है ना। ये तो सिटी का नाम है। जो प्रॉपर जो मतलब जो वहाँ का एरिया उसको कहते हैं लॉस बेनोस। लिख लेना कहीं पे भी, क्या पता आपकी बार आपको मनीला ना मिलकर आपको लॉस बेनोस मिल जाए, ठीक है ना। तो 1960 के अंदर आया था ये, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, और इसका जो हेड क्वार्टर है लॉस बेनोस मनीला फिलीपींस। और राइस के केस में एक और मैं इंस्टीट्यूट ऐड करना चाहूँगा, अपने इंडिया का ही है, CRRI, जो कि सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो कटक आपके उड़ीसा जो है वहाँ पर था, वहाँ पर है इसका हेड क्वार्टर, और ये 1946 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अमंग द फॉलोइंग इज़ नोन एज द फादर ऑफ स्टैटिक्स। जो आपके जो सांख्यिकी है उसके पितामह कौन है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन ये है RA फिशर। किसी किसी का सर क्वेश्चन भी आ रहा होगा, सर पियर्सन भी हैं सांख्यिकी के पितामह। तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो आपका कार्ल पियर्सन जो हैं वो स्टैटिक्स के जो हैं वो मॉडर्न फादर है, ठीक है ना। और जो कि आपकी जो वर्ड के अंदर जो आपके स्टैटिस्टिक्स है उसका जो फादर है RA फिशर हैं, ठीक है। आपको एक क्लियर होना चाहिए कि RA फिशर जो है वर्ड के अंदर स्टैटिक फादर है, और कार्ल पियर्सन है वो भी वर्ड के अंदर मॉडर्न फादर है, ठीक है। और अब क्वेश्चन एक और इसके अंदर और एक चीज़ ऐड करना, आपकी बार ये क्वेश्चन आएगा आपके भारत के अंदर मतलब जो सांख्यिकी है वो पितामह कौन है? तो वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, PC मेलोनोविस। आपको ये ऐड कर लेना, ठीक है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोप्सोनी। ठीक है, जो मोनोप्सोनी का जो उदाहरण है कौन सा होता है, पहले तो समझिए मोनोप्सोनी होता क्या है। देखो ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, ये मतलब मोनोप्सोनी का मतलब होता है सिंगल बायर मतलब एक खरीदार होगा पूरे आपके भारत के अंदर। जैसे कि अपना भारत है, कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका कोई एक खरीदार होगा। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आप ओपीएम होता है, अब देखो आप ओपीएम यानी अफीम का कोई ख़रीदार नहीं होता है। ठीक है ना, अफीम कौन लेती है, गवर्नमेंट लेती है, और उसमें पूरा रूल रेगुलेशन होते हैं कि गवर्नमेंट के अलावा कोई नहीं लेगा। ठीक है, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट होता है वही उसको बाई करेगा। ठीक है, और वही उसको सेल कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता है। ठीक है ना, किसान को बस इतनी सी उसको अनुमति है कि वो उसको क्रॉप को लगाए और उसको ग्रो करे और उसका प्रोडक्शन हो, वो ओनली फॉर नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को ही वो सेल करेगा और किसी को नहीं कर सकता, वो ही मतलब उसका ख़रीदार होता है। ठीक है ना, तो ये पहुंचना चाह रहा है। मोनोप्सोनी का मतलब होता है सिंगल बायर। यहाँ पे एक और ऐड करना चाहूँगा, मोनोपोली का मतलब होता है सिंगल सेलर, मतलब कोई भी किसी भी चीज़ को एक आदमी सेल करता है। ठीक है, जैसे कि आरबीआई पैसा बनाता है। अब ये तो नहीं है कि पैसा कोई भी सेल नहीं कर सकता है, लेकिन आरबीआई ही करता है पैसा। आरबीआई पैसा बनाएगा और मार्केट के अंदर जितने भी पैसा आते हैं वो आरबीआई के द्वारा ही रिलीज़ किए जाते हैं, और कोई सोर्स नहीं है कि आपके पैसा दूसरी जगह से आ जाए। ठीक है, इंडियन जो रुपये हैं वो आरबीआई के अलावा और कोई आपको सेल नहीं कर सकता। ठीक है ना, मतलब वो आपको आरबीआई के द्वारा मिलेगा, मतलब वन सेलर है उसका। ठीक है ना, तो आपको कंप्लीट हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हैं फर्स्ट ऑप्शन आपके इंडियन रेलवे, सेकंड ऑप्शन है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपीईसी पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन हो गया एक। तो थर्ड ऑप्शन है रिटेल ट्रेड यानी खुदरा व्यापार, और फोर्थ ऑप्शन है टी बोर्ड। तो यहाँ पर टी बोर्ड जो चाय बोर्ड है वो यहाँ पे सिंगल बायर होता है, मतलब एक ही खरीदार होता है, मतलब ठीक है ना। अब जो टी बोर्ड है, चाय का जितना भी आपका व्यापार होता है वो खरीदता है। ठीक है ना, और दूसरा नहीं करेगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इफ़ द रेट ऑफ एप्लीकेशन इज 3 kg ऑफ इंसेक्टिसाइड पर हेक्टेयर, द क्वांटिटी ऑफ सिमाजिन 80% WP विटेबल पाउडर के रूप में। WP का मतलब होता है, ठीक है ना, रिक्वायर्ड टू बी स्प्रेड ओवर एट 0.4 हेक्टेयर एरिया वुड बी। 0.4 हेक्टेयर को आप मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो 4000 मीटर स्क्वायर हो जाएंगे, क्योंकि एक हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं। ठीक है ना, तो इसको अपन सोल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसका एक फॉर्मूला होता है, जो आपकी डोज होती है, कितनी डोज, ठीक है ना, डोज इनटू एरिया, और जो आपका जो ये एआई दे रखा है आपको, ठीक है, ये 80% WP, मतलब जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है 80% आपको दे रखा है WP के फॉर्म में। ठीक है ना, इसको अपन इंटू कर देंगे 100 से, परसेंटेज के फॉर्म में आएगा। तो ठीक है ना, तो केजी फॉर्म में आएगा वैसे तो। ठीक है ना, तो अब इसको अपन करने के लिए क्या करेंगे, अपने पास में 3 kg क्या है, अपने पास में 3 kg तो अपने पास में डोज है, अपने पास में एरिया है 0.4 हेक्टेयर, और अपना एक्टिव ग्रेडियंट है अपने पास में 80%, और इसको इंटू कर देंगे 100 से, तो अपना जो आंसर आएगा 1.5 kg पर हेक्टेयर आंसर आ जाएगा। आप इसको करके देख लेना। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है हीरोइन वन ऑफ द मेजर केमिकल रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रग अब्यूज़ इज़ ऑब्टेन फ्रॉम। अभी मैंने बताया था अफीम। ठीक है ना, हेरोइन जो होता है अफीम के अंदर पाया जाता है, जो इसके अंदर मतलब एक नशा होता है इसके अंदर, मतलब जो अफीम को आप खाओगे तो आप निद्रा अवस्था में चले जाते हो पूरा। ठीक है ना, ये एक आपको नींद लाने के लिए सबसे कारगर है अफीम जो होती है। आपने उसको थोड़ा सा भी खा लिया तो आप पूरा सो जाओगे पूरा। ठीक है ना, मतलब सुस्त हो जाता आदमी, बेहोश हो जाता है, ऐसा समझ लीजिए आप। अफीम या पोस्त अलग होती है, अफीम अलग होता है। पोस्त होते हैं जो अफीम के बीज होते हैं उनको बोलते हैं पोस्त। ठीक है ना, ओपीएम भी कहते हैं इसको, पॉपी। अफीम का एक और मैं ऐड करना चाहूँगा, ओपीएम मतलब पॉपी का साइंटिफिक नेम है ओपीएम में, जो आपका पेपर सोमनीफेरम है वो इसका साइंटिफिक नेम है। इसकी एक वैरायटी है श्वेता और चेतक, 2 वैरायटी हैं इसकी, याद रखो आप, बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल है वापस, कैलकुलेट द स्प्रे फ्लूइड कंसंट्रेशन वेन 1.5 लीटर ऑफ मोनोक्रोटोफेस, जो कि आपका इंसेक्टिसाइड है। 36 SC इज अप्लाइड ओवर 2 हेक्टेयर ऑफ चिली क्रॉप बाई मेकिंग 100 लीटर ऑफ स्प्रे फ्लूइड। मतलब एक आपको 1000 लीटर का आपको सॉल्यूशन बनाना है, और 2 हेक्टेयर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपके बी ऑप्शन
0.05%, ठीक है ना। तो इसकी जो स्प्रे बॉल की जो मतलब जो आपकी कंसंट्रेशन होगी इतनी लगभग, तब जाके आपके 1000 लीटर का आप ये सॉल्यूशन बनेगा, वो भी 2 हेक्टेयर के लिए। ये आपने जो मोनोक्रोटोफॉस जो इंसेक्टिसाइड है वो लिया है आपने 1.5 लीटर 36 से 80 का, ठीक है ना। ये 80 नहीं होगा शायद, इसी होगा शायद, ये है ना, ध्यान रखना। छिड़काव करने के लिए स्प्रे घोल की जो आपको घोल की सांद्रता कितनी रखनी है, तो इतनी सांद्रता रखोगे तो इतना होगा, ठीक है ना। इसका शायद फॉर्मूला जो मैं बता देता हूँ, N1V1 बराबर N2V2 होता है इसका फॉर्मूला, अगर आपको लिक्विड सॉल्यूशन बना रहे हो, ठीक है ना, ठीक उसका, तो फिर आपका ये होगा। और आपको जो सॉलिड फॉर्मेशन होता है इसका फॉर्मूला होता है N1V1 बराबर R इंटू A और इंटू 100, ठीक है। जो N1 होता है वो आपके फॉर्मुलेशन कंसंट्रेशन होता है, जो कीटनाशी कंसंट्रेशन कितनी होती है वो P1 होता है। जो आपके जो कीटनाशी होती है उसकी जो मात्रा कितनी है, ठीक है ना। और R जो होता है रिकमेंडेड डोज होता है, A का मतलब एरिया होता है, और उसको 100 से अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी आप रफ में करके देखना तो हो जाएगा आपसे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन केस ऑफ सुगरकेन देयर प्लांटिंग मटेरियल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो जो गन्ने के अंदर अपन सोइंग करते हैं तो किस भाग का अपन यूज़ करते हैं, तो इसके अंदर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, टॉप 1/3 पोर्शन ऑफ द केन। क्यों करते हैं, क्योंकि जो मतलब जो गन्ना जो होता है उसका जो ऊपरी भाग होता है उसके अंदर मतलब ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा होती है। अगर ग्लूकोज ज़्यादा होगा तो आपका जर्मिनेशन भी ज़्यादा होता है, ठीक है ना, जो ऊपरी पोर्शन होता है। और गन्ने के एक और इसमें ऐड करना चाहूँगा, गन्ने के अंदर जो अपन जो बुआई के लिए जो सेट्स यूज़ करते हैं वो जो 3 आइज़ वाला सेट्स यूज़ करते हैं, मतलब 3 आँखों वाला सेट्स यूज़ करते हैं, ठीक है। इस पर भी अपन कभी चर्चा करेंगे डेप्थ में कि 3 आई वाला कौन सा होता है, 2 आई वाला कौन सा होता है, 1 आई वाला कौन सा होता है, सेट्स कौन से होते हैं, ठीक है ना। तो एक और यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा मैं, 3 जो आई वाला सेट्स होते हैं, 3 आँख वाला जो गन्ने के जो टुकड़े होते हैं उसके जो आपके से जो आपकी सीड रेट होगी वो कितनी होगी, मतलब वो कितने सेट्स की आवश्यकता होगी आपको, सीड रेट के रूप में आप जान लीजिए इसको, कितने मतलब सेट्स की आपको आवश्यकता होगी, है ना, नीड होगी। तो 30,000 से 40,000 प्रति हेक्टेयर आपको उसकी नीड होती है 3 आँखों वाले गन्ना की, ठीक है ना। और इसका साइंटिफिक नेम और बता देता हूँ, गन्ने का सेकेंडम ऑफिसिनेरम होता है, इसके 2N नंबर 80 होते हैं। इसका जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो एरो, बहुत इंपॉर्टेंट है एरो। इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यू गिनी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेम एप्लीकेशन इन कॉटन इज़ फॉलोड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ। जो आपका जो कॉटन है उसके अंदर जो स्टेम है उसके अंदर किस का वहाँ पर आपने एक इंसेक्टिसाइड को मतलब किल करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए अपन एक एप्लीकेशन करते हैं, तो कौन से अपन इंसेक्ट को रोकने के लिए वो यूज़ करते हैं, तो जो आपके सकिंग पेस्ट इंसेक्ट होते हैं जो कि आपके रस चूसते हैं प्लांट से पूरा, तो उनको कंट्रोल करने के लिए अपन क्या करते हैं, तो वहाँ पे अपन जो स्टेम होता है वहाँ पे इंसेक्टिसाइड का लेप कर देते हैं, जिसके कारण वो उसको चूसेंगे तो चूसेंगे तो फिर वो पूरा जो इंसेक्टिसाइड है उनके शरीर में जाएगा और वो वहीं पे किल हो जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तंबाकू टोबैको की जो सीड रेट होती है वो कितनी होती है, तो इसकी सीड रेट होती है 3 to 5 kg पर हेक्टेयर होती है। टोबैको के अंदर मतलब 3-4 प्रोसेस होती है, वो मैं बता देता हूँ। एक तो इसके अंदर टोपिंग होती है, एक इसके अंदर क्यूरिंग, एक इसके अंदर प्राइमिंग। टोपिंग का मतलब इसके अंदर होता है जो आपका जो अपर पोर्शन होता है उसको हटा दिया जाता है। प्राइमिंग का मतलब ये होता है जो आपकी जो लोअर से लीव्स होती हैं वो मतलब जैसे जैसे मैच्योर होती जाएगी उनको हटाते जाएंगे। क्यूरिंग का मतलब होता है कि मतलब कोई तंबाकू है उसकी पत्तियां जो होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, मतलब क्या बोलते हैं अपन उसके अंदर पत्तियों की रचाने की क्रिया, एक रचाने हिंदी में बोलते हैं, मेरे को थोड़ा याद नहीं आ रहा है, हिंदी में पढ़ा था इसको मैंने, रचाने की क्रिया ऐसा, ठीक है ना। तो इसके अंदर फ्लू क्यूरिंग होता है, सन क्यूरिंग होता है, हवा क्यूरिंग होता है, मतलब एक तरह से मतलब सुखाने की क्रिया ही है क्यूरिंग का मतलब, ठीक है ना। तो वो होती है। और एक इसके अंदर डिस्करिंग वाली और प्रोसेस होती है इसके अंदर। डिस्करिंग का मतलब तो आपको पता ही होगा, जो अनवांटेड सकर्स होते हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है आपके, ठीक है ना। और टोबैको का जो साइंटिफिक नेम है वो निकोटियाना स्पीसीज होता है, एक सोलेनेसी फैमिली का मेंबर है, ठीक है ना। यही है, इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे अपन। पार्थेनियम जो होता है कैन कंट्रोल बाय यूजिंग बायोजेंट। जो जैविक नियंत्रक कौन सा है इसके लिए यूज किया जाता है,
पार्थेनियम पहले होता है क्या, पार्थेनियम जो होता है आपको गाजर घास को कहते हैं, पार्थेनियम हिस्टोफोरस, ठीक है ना। तो इसके लिए जो जैविक नियंत्रण बायोजेन के रूप में जो काम करता है वो है जाइगोग्रामा बाइकोलेटा, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। जाइगोग्रामा बाइकोलेटा जो है आपका मैक्सिको से इम्पोर्ट है, और ये जो इम्पोर्ट हुआ था, ये जो इम्पोर्ट हुआ था 1983 के अंदर हुआ था मैक्सिको से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गाजर घास को कांग्रेस घास भी बोलते हैं, ये भी याद कर लेना। 29 क्वेश्चन है, इज़ द इरीगेशन मेथड सुटेबल फॉर अंडुलेटिंग लैंड्स एंड सैंडी सॉइल। जो अंडुलेटिंग जो लैंड्स होती है, सैंडी सॉइल जो होती है आपकी, जो उबड़ खाबड़ भूमि हो गई, या जो आपके बलुई मिट्टी होती है, उसके अंदर जो कौन सी सिंचाई की सबसे बेस्ट मेथड है, तो वो स्प्रिंकलर मेथड होती है, वो सबसे बेस्ट होती है। और कमेंट सेक्शन के अंदर ये बताना मेरे को, जो आपके सेलिनिटी एरिया हो गए, जहाँ पे मतलब वाटर स्केर्सिटी होती है, वहाँ पे कौन सी मेथड सबसे बेस्ट है, तो वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। और इसके अंदर और कुछ नहीं है, बस यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज़ यूज्ड एज हर्बिसाइड। कौन सा हार्मोन है जिसको अपन हर्बिसाइड के रूप में भी यूज़ किया जाता है, तो वो 2,4-D है। इसकी एक कंसंट्रेशन होती है, तो उसके बेसिस पे किया जाता है। अगर 2,4-D की कंसंट्रेशन आप 20 ppm से आप कम ले रहे हो, ठीक है, 20 ppm से कम ले रहे हो, तो एज ए हार्मोन आप उसको यूज़ कर रहे हो। 20 ppm से आपने जैसे ज़्यादा लिया, वो एज ए हर्बिसाइड की तरह अपना एक्शन करेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वाज अल्बर्ट आइंस्टीन अवार्डेड नोबेल प्राइज। जो अल्बर्ट आइंस्टीन नोबेल प्राइज मिल रहा था, वो किस कार्य के लिए मिला था, तो वो लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, जो आपको प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम के कारण उसको नोबेल प्राइज़ मिला था अल्बर्ट आइंस्टीन को, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन हायर अमाउंट इन हार्ड वाटर। जो आपका जो कठोर जल होता है, हार्ड वाटर होता है, उसके अंदर मतलब जो सबसे ज़्यादा किसकी कंसंट्रेशन होती है, तो वो कैल्शियम और मैग्नीशियम है, Ca और Mg, इनकी मतलब कंसंट्रेशन होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग टर्म्स रेफर्स टू द कॉमर्शियल रियरिंग ऑफ सिल्कवर्म। जो सिल्कवर्म आप जानते हो, सिल्कवर्म जो आपके रेशम कीट आप कहते हैं, उनका जो आपको उनको जो आपके जो स्टडी होती है, उनको अपन क्या कहते हैं, सेरीकल्चर कहते हैं, ठीक है ना। तो पहले तो ये समझ लीजिए, आप जो रेशम कीट होती हैं, रेशम कीट आपके बेनिफिशियल इंसेक्ट हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ में एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, जो कि आपका रेशम कीट है, ये आपके बॉम्बे सीडी और सेचुरिन डी, दो कुलों में मतलब इन दो मतलब इनकी फैमिली है, दो फैमिली की आती है इनके अंदर, ठीक है ना। एक तो बॉम्बे सीडी, एक सेचुरिन डी, ठीक है। बॉम्बे सीडी के अंदर आपका जो शहतूत का प्लांट होता है, ठीक है, मलबेरी वाला प्लांट, वो उसका अंदर बॉम्बे सीडी के अंदर आता है। बॉम्बिक्स मोराई उसका साइंटिफिक नेम होता है, ठीक है ना। और बाकी जो और भी प्लांट हैं, उनका जो अपन रियरिंग करके अपन शहतूत का पालन करते हैं वहाँ पे, शहतूत का मतलब जो रियर करते हैं, मतलब सिल्क को रियर करते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो वो मतलब सेचुरिन डी फैमिली के हैं लगभग सभी, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, इसी के अंदर आप और देख लीजिए पिसिकल्चर का जो मत्स्य पालन होता है ना, उसका जो मछलियों का जो अपन अध्ययन करते हैं, उसको पिसिकल्चर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमोसोम आर अफेक्टेड इन टर्नर सिंड्रोम। जो क्रोमोसोम जो होता है वो टर्नर सिंड्रोम का मतलब जो होता है वो क्या होता है, पहले ये समझिए। टर्नर सिंड्रोम का मतलब ऐसे क्रोमोसोम जिसके अंदर मतलब किसी भी एक गुणसूत्र की, अगर आप जैसे कि मानव है, ठीक है, मानव के अंदर मतलब कितने पाए जाते हैं, 46 होते हैं। अगर उसमें एक गुणसूत्र की कमी हुई तो वो टर्नर सिंड्रोम कहलाता है, ठीक है ना। जो उसको कहते हैं मोनोसोमी का मतलब होता है जो आपके 2n नंबर है, उसके अंदर एक गुणसूत्र के एक गुणसूत्र की अगर कमी हो जाती है तो उसको कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग हेबर प्रोसेस। जो हेबर प्रोसेस होती है, उसके अंदर क्या बनाया जाता है, जो आपकी हेबर बोस से प्रोसेस जो है आपके यूरिया फॉर्मेशन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो प्रोसेस है क्या होता है, आपके मतलब एक नाइट्रोजन होता है, ठीक है, और एक हाइड्रोजन होता है, ठीक है। तो इन दोनों को मतलब मिलाकर क्या बनेगा आपका, पहले अमोनिया बनेगा। उसमें टेम्परेचर आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, 400 से 450 डिग्री सेल्सियस तक अपन टेम्परेचर रखते हैं इस प्रोसेस में। फिर अमोनिया बनेगा, अमोनिया और CO2 दोनों मिलकर फिर यूरिया बनाते हैं, ठीक है ना।
तो ये पूरी यूरिया की प्रोसेस है और इसके अंदर मतलब हेबस प्रोसेस के अंदर अमोनिया बनता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूरिया फॉर्मेशन की प्रोसेस को हेबर प्रोसेस कहते हैं, ये बहुत बार पूछा हुआ भी है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द हेवियर कंपोनेंट इन मिक्सचर सेटल्स आफ्टर वाटर इज एडेड टू इट द प्रोसेस इज कॉल्ड, मतलब पानी के अंदर भारी कण में मिलाने पर नीचे बैठ जाते हैं, इसको क्या करते हैं, तो मैं सेडिमेंटेशन कहते हैं। देखो पानी है, पानी के अंदर अगर अपने क्या मिला है, कोई भारी कण मिला दिया, जैसे कि पानी के अंदर अपने मिट्टी मिला दी, मिट्टी क्या होगी, नीचे जाकर बैठ जाएगी, ठीक है ना, तो उसको सेडिमेंटेशन कहते हैं, मतलब नीचे बैठने की प्रक्रिया को अवसादन कहा जाता है, ठीक है ना, सेटलिंग हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ए फर्टिलाइजर दैट सप्लाइज टू और मोर देन टू प्राइमरी न्यूट्रिएंट कॉल्ड, प्राइमरी न्यूट्रिएंट जो मतलब दो या दो से ज़्यादा प्राइमरी न्यूट्रिएंट देते हैं उनको क्या कहते हैं, तो उनको कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर कहते हैं। प्राइमरी न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होते हैं। ये मतलब जैसे अगर इनमें से एक कोई भी प्राइमरी न्यूट्रिएंट से एक न्यूट्रिएंट मिल रहा है तो उसको क्या बोलते हैं अपन, सिंपल फर्टिलाइजर बोलते हैं। लेकिन एक से ज़्यादा मिल रहे हैं, दो या दो से ज़्यादा मिल रहे हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर का आपको मैं एग्जांपल बता देता हूँ कि एक तो आपका पोटेशियम नाइट्रेट है, पोटेशियम नाइट्रेट के अंदर आपको पोटेशियम भी होगा और नाइट्रोजन भी होगा। नाइट्रोजन आपके 13% होता है, पोटेशियम आपके 44% होता है। फेमस एग्जांपल एक और बता देता हूँ, DAP, डाई अमोनियम फॉस्फेट, ठीक है ना, इसके अंदर मतलब नाइट्रोजन होता है 18% तो आपके, और 46% आपके फॉस्फोरस होता है, ठीक है। और जैविक खाद आप जानते हो, जो आपके जीवांश पदार्थों या जीवांश जिसमें जीवक अंश होता है उसको जैविक खाद कहते हैं, ठीक है ना। ये समझ लीजिए आप। ग्रीन मेन्यूर आप जानते ही हो हरी खाद को, कि जो आपकी दलहनी फसलें होती हैं उनको पुष्पन अवस्था में उनको कट करके और खेत में मिला दिया जाता है, उसको हरी खाद कहते हैं। इससे कि दो मेथड है, एक्स सीटू या इन सीटू। इन सीटू मतलब वहीं के वहीं खेत में मिला जाता है, एक्स सीटू यानी बाहर से लेकर आए और जिस खेत में मिलाना है उस खेत में मिला देते हैं, ठीक है ना, यही है। और आपने स्ट्रेट फर्टिलाइज़र बता दिया, मतलब जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट होंगे उनमें से एक न्यूट्रिएंट ही मिल पाता है, जैसे कि यूरिया नाइट्रोजन ही देता है ओनली फॉर प्राइमरी न्यूट्रिएंट में, 46% होता है उसमें, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए डे इज़ कंसिडर्ड ए रेनी डे व्हेन इट रिसीव ए रेनफॉल, मतलब किस दिन को अपन वर्षा वाला दिन कहा जाता है। तो अगर आपने एक दिन के अंदर यानी 24 आवर्स के अंदर अगर 2.5 mm वर्षा हो गई, यानी 2.5 mm वर्षा हो गई, अगर रेनफॉल हो गई तो उसको अपन कंसिडर करेंगे रेनी डे। अगर ये आ जाए क्वेश्चन आपको, एग्रीकल्चर रेनी डे या क्रॉप रेनी डे किसको कहा जाता है, तो मोर देन 5 mm से ज़्यादा, अगर 5 mm से ज़्यादा अगर वर्षा हो रही है 24 घंटे के अंदर तो उसको अपन एग्रीकल्चर या क्रॉप रेनी डे भी कहा जाता है, ठीक है ना। अब मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर ये बताना जो रेन ड्रॉप होती है उसकी साइज़ कितनी होती है और ड्रिजल होता है उसकी साइज़ कितनी होती है, ठीक है। एक की मैं बता देता हूँ, चलो। रेन ड्रॉप होती है उसकी साइज़ होती है 0.5 mm से 4 mm तक की इसकी रेन ड्रॉप की साइज़ होती है। अब आपको ड्रिजल की साइज़ बतानी है, ड्रिजल की ड्रॉपलेट साइज़ बतानी है। एक और क्वेश्चन यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, सोइंग मंथ यानी बुआई का जो माह है, महीना है, उसको किसको कंसिडर करेंगे, जिस महीने के अंदर मतलब 20 mm से ज़्यादा वर्षा हो गई उसको अपन बोहाई महीना कंसिडर करते हैं, ठीक है ना, सोइंग मंथ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, वेट ऑफ द वन कॉटन बेल्स, मतलब जो मैंने बताया था, देखो कॉटन जब अपन फर्स्ट क्वेश्चन आया था कॉटन का, तभी मैंने बताया था जो कॉटन की जो एक गांठ होती है उसका जो भार कितना होता है। देखिए आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये गलत है, इन्होंने कैसे माना है, क्या माना है, लेकिन मैं नहीं पता, लेकिन जो टेक्स्ट बुक के अंदर ये दिया हुआ है 170 kg होता है, ठीक है। जो एक गांठ का वजन होता है वो 170 kg होता है कॉटन का। इन्होंने 180 माना है, 180 जूट का होता है ना कि कॉटन का। कॉटन का 170 होता है, जूट का 180 होगा। तो इन्होंने जो आंसर माना है वही मैंने यहाँ लिखा है, लेकिन आप इसको करेक्ट कर लेना। 170 kg होता है एक गांठ का वजन, और जूट के अंदर 180 kg होता है। और एक मेस्टा और होता है जो एक रेसे वाली फसल है, फाइबर क्रॉप्स है, उसके अंदर 183 kg होता है एक का, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन फार्म यार्ड मेन्यूर, जो आपके जो गोबर की जो खाद होती है उसके अंदर जो मतलब नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना होता है 0.5%, और उसके अंदर मतलब NPK पाया जाता है, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन का कितना होगा 0.5%, और फॉस्फोरस का कितना होगा 0.25%, और पोटेशियम का कितना होगा 0.5%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटरेक्शन बिटवीन द एलिस ऑफ टू और मोर लोकाई इज़ नोन एज, ठीक है ना। जो दो से अधिक एलिडो के बीच जो इंटर एलिली की एक रिएक्शन मतलब होती है तो उसको क्या कहते हैं, एपिस्टेसिस कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवीजन ऑफ एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजी एट पुणे वाज एस्टैब्लिश्ड,
ठीक है ना। जो आपके पुणे के अंदर जो कृषि मौसम विज्ञान है वो कब स्थापना हुई थी, उसको 1932 में हुई थी। इसके साथ में एक और क्वेश्चन ऐड करना चाहूँगा, IMD जो आप जानते हो, इंडिया मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट। IMD का नाम इंडिया, मैं बोल रहा हूँ वापस बोल रहा हूँ, इंडिया, ना कि इंडियन, इंडिया 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 मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, ठीक है ना। इसके जो इस्टेब्लिशमेंट सबसे पहले हुआ था 1875 में कोलकाता, फिर वहाँ से चेंज होकर शिमला आया ये 1905 के अंदर, ठीक है ना। फिर वहाँ से चेंज होकर ये पुणे आया 1928 में, फिर वहाँ से चेंज होकर अभी हाल फिलहाल में ये न्यू दिल्ली के अंदर है 1944 से, ठीक है। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, IMD का अभी न्यू दिल्ली के 8% में, ठीक है। और जो आपका पुणे के अंदर है जो एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजी की डिवीज़न की स्थापना हुई थी 1932 में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द बुक फंगी एंड प्लांट डिजीज़ वाज रिटन बाई, जो फंगी एंड प्लांट डिजीज़ जो बुक है उसके लेखक कौन है, उसके जो लेखक है आपके BB मुंडकर, BB EJ बटलर, डॉक्टर EJ बटलर है वो हैं उसके, ठीक है ना। तो आपके इसी ऑप्शन में है। और बाकी जो आपके रेस्ट ऑप्शन बच गए उनके भी मैं बता देता हूँ। जो कैसे मेहता है आपके, जो आपके रस्ट जो डिजीज़ है, जो रोली रोग है, उसके फादर हैं। और BB मुंडकर जो हैं इन्होंने मतलब जो आपके कॉटन है उसके अंदर एक विल्ट डिजीज़ लगती है, विल्ट, ठीक है ना। उसके मतलब उसके लिए मतलब उसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने रेजिस्टेंट वैरायटी के द्वारा उनको कंट्रोल किया था। वो कॉटन की जो रेजिस्टेंट वैरायटी है उनके द्वारा इसको कंट्रोल किया था, कॉटन विल्ट को, ठीक है ना। और इनकी एक इन्होंने मतलब एक अपना क्या बोलते हैं, इंडियन फाइटोलॉजिकल सोसाइटी है एक अपने IRA के अंदर, वहाँ से एक जर्नल निकलता है इंडियन फाइटोलॉजिकल जर्नल, जो कि 1947 में इसके सोसाइटी का इस्टेब्लिशमेंट वहाँ से निकल रहा है। तो उसी के अंदर एक इनकी जो जर्नल प्रकाशित होता है फंगी एंड प्लांट डिजीज़, फंगी एंड प्लांट डिजीज़, वो उसके अंदर होता है, ठीक है ना। और ये बुक जो है वो किसने लिखी थी, इस नाम की बुक EJ बटलर ने लिखी थी, ठीक है ना। तो केसी मेहता जो है रस्ट डिजीज़ के फादर हैं, और JF दस्तूर जो हैं फर्स्ट इंडियन पैथोलॉजिस्ट थे, फर्स्ट इंडियन पैथोलॉजिस्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्लड शुगर ऑफ एन इंसेक्ट, ठीक है। जो इंसेक्ट के अंदर जो ब्लड शुगर इंसेक्ट के अंदर जो रक्त होता है उसके अंदर कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो उसके अंदर ट्राइहेलो शर्करा पाई जाती है, ठीक है। और मेरे को ये क्वेश्चन बताना, जो आपका गन्ने और अंगूर, गन्ना का तो मैंने बता दिया ग्लूकोज, ठीक है ना, जो उसके अंदर होता है। और अंगूर जो आपका ग्रेप्स है उसके अंदर कौन सी शर्करा पाई जाती है, और सीड के अंदर कौन सी शर्करा पाई जाती है, जो आपका बीज होता है उसके अंदर कौन सी शर्करा पाई जाती है, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मूंगा सिल्क इन द वर्ल्ड, जो मूंगा सिल्क है उसका सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, भारत। मूंगा सिल्क के अंदर हमें एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जो मूंगा सिल्क है आपका सबसे ज़्यादा आसाम के अंदर होता है, और ये एक मोनोपोली है। मूंगा सिल्क को आप मोनोपोली का एग्जांपल कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि भारत के अलावा और कहीं नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसको भारत ही सेल कर सकता है, ठीक है। और लेने वाले तो मोनोसोम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि लेने वाले तो बहुत सारे देश है। सेलर का मतलब क्या होता है, मोनोपोली, मतलब एक सेल होगा, मतलब उसका एक सेलर होगा, तो भारत के अलावा कोई सेल ही नहीं करेगा, क्योंकि प्रोडक्शन ही यहीं हो रहा है और कहीं नहीं होता है इसका, ठीक है ना। आसाम के अंदर सबसे ज़्यादा होता है इसका, और असमी के अंदर ही होता है मूंगा सिल्क का। तो इसका जो साइंटिफिक नेम है मूंगा सिल्क का, जो एंथेरिया असामा, आसाम के नाम से असामा पड़ा हुआ है इसका नाम। सर्वाधिक का उत्पादन भी आसाम के अंदर ही होता है, बता दिया मैंने। और जो रेशम कीट जो मैंने बता ही दिया था, बॉम्बीसिडी और सेचुरिनिडी फैमिली आती है इसके अंदर। और जो रेशम कीट जो आपके सिल्कवर्म है ये लेपिडोप्टेरा फैमिली का, लेपिडोप्टेरा ऑर्डर का एक ये बेनिफिशियल इंसेक्ट है, ठीक है ना। तो यही है आज का सेशन, यही कंप्लीट होता है। 45 क्वेश्चन जो आपके UPSC जो 2018 वाला जो वैकेंसी थी, जो 2019 में इसका पेपर हुआ था, इसके अंदर 45 क्वेश्चन मतलब इसके अंदर एग्रीकल्चर से रिलेटेड पूछे गए थे। और कुछ एक आध क्वेश्चन और भी अगर पूछा गया हो और मेरे से अगर वो छूट गया हो या रह गया हो, तो ये एक मानवीय भूल हो सकती है, ह्यूमन एरर हो सकती है, तो इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। बाकी मैंने पूरा ध्यान रख के पूरा जो एग्रीकल्चर से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन थे वो मैंने सब ऐड कर दिए हैं। मेरे को 45 क्वेश्चन मिले थे, मैंने ऐड कर दिए हैं, ठीक है। तो जो अपनी महासंग्राम सीरीज़ है उसका आज ये फर्स्ट क्लास यहीं कंप्लीट होती है। थैंक यू वेरी मच। तो जुड़ी रही हमें एग्री स्प्रिंग अकेडमी के साथ में। महासंग्राम की सेकंड सीरीज बहुत जल्दी आने वाली है, ठीक है ना। धन्यवाद।